Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली फिंगर मिन्यूटे रिकॉर्ड और फिंगर इमेज रिकॉर्ड जो है ये मोडालिटी इंट्रोड्यूस की जाएगी AEPS सिस्टम में। एंड इसका जो वन ऑफ द मेजर रीजन है वो है पेमेंट में फ्रॉड्स होना। सिलिकॉन थंब को यूज करके AEPS से पैसे निकाल लिए जाते हैं। कुछ चैलेंजेस इसमें जैसे OTP नहीं आता है जनरली लोगों को। सो दीज आर द थिंग्स, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ में है ये है क्या, इसके की फीचर्स क्या हैं, कैसे ये फ्रॉड को रोक पाएगा। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। टॉपिक इज शॉर्ट बट वी विल कवर इट। वी विल सी व्हाई न्यूज़। रिसेंटली जो UIDAI है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने जो इन हाउस डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी बेस्ड फिंगर मिन्यूटे रिकॉर्ड ऑफ फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडलिटी जो है इसको रोल आउट किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन की गई है। ये AEPS ट्रांजेक्शंस जो होते हैं, जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये इनके साथ जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं इनको टैकल करने के लिए है, ताकि जो क्लोन्ड फिंगरप्रिंट होते हैं या फिर अगर इसको सही मायने में कहा जाए तो सिलिकॉन थम्स का यूज किया जाता है, सिलिकॉन से बने हुए फिंगरप्रिंट्स का यूज किया जाता है फॉर द ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज दिस फिंगर मिन्यूटे रिकॉर्ड और फिंगर इमेज रिकॉर्ड? ये जो FMR FIR जो मोडालिटी है ये एक एडवांस्ड AI/ML बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो UIDAI ने डेवलप की है। ये सिक्योरिटी मेजर्स इंक्रीज करेगा AEPS के, तो बेसिक आपको ये याद रखना है। देन अब ये कैसे करेगा, की फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहले इसमें हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन है। ये दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स को एक साथ कंबाइन करके एनालिसिस करता है, फिंगर मिन्यूटे और फिंगर इमेज को। ये एक ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करता है फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स की जब आधार ऑथेंटिकेशन होता है। अब रियल टाइम वेरिफिकेशन भी ये करता है, ये ऑपरेट करता है रियल टाइम में। तो रियल टाइम में ऑपरेट करेगा, इसका मतलब इंस्टेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट दे देगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के टाइम पे कि ये रियल है या नहीं, या फिंगरप्रिंट का सिलिकॉन का तो नहीं है या प्लास्टिक का तो नहीं है। सो दिस इज द केस। लाइवनेस डिटेक्शन, ये इसमें एक अच्छी चीज है। ये बेसिकली लाइवनेस देखेगा फिंगरप्रिंट की कि क्या उसमें लाइवनेस है या नहीं है, वो एक ह्यूमन जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कि क्या वो एक जेन्युइन लाइव फिंगर है या फिर एक क्लोन्ड या फेक फिंगरप्रिंट है जो सिलिकॉन थम्स वगैरह से बनाया जाता है। एंड ये इसको आइडेंटिफाई कर देगा। अगर मैच नहीं करेगा देन ये इसको रिजेक्ट कर देगा। सो देयर बाय इट विल प्रिवेंट द स्पूफिंग अटेम्प्ट्स। नाउ रोबस्ट फ्रॉड प्रिवेंशन। सो ये जो क्लोन फिंगरप्रिंट्स हैं इनको डिटेक्ट करेगा, डिटर करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है सिग्निफिकेंटली जो AEPS के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं उनको रिड्यूस करेगा। अब हम थोड़ा फ्रॉड्स पे नजर डाल लेते हैं। तो पेमेंट फ्रॉड्स पे अगर हम नजर डालेंगे तो जो फाइनेंशियल क्राइम्स हुए कंट्री में, ये 2020-21 में जो ये रिपोर्ट हुए थे लगभग 2.62 लाख हुए थे, लेकिन 2022 में 6,94,000 ये इतने क्राइम्स रिकॉर्ड हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स केवल। जो पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स हैं इंडिया में ये 7 लाख से थोड़ा सा बढ़ गए 2020-21 में, और ये देवर लगभग रिलेटेड टू 20 लाख इन 2022-23। सो ये पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाउ ड्यू टू लिमिटेड, क्योंकि साइबर फ्रॉड का बहुत लिमिटेड अवेयरनेस है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हो भी जाता है लेकिन वो तुरंत अथॉरिटीज को नहीं बता पाते हैं, ऐसा जनरली हो जाता है। और फ्रॉड्स के आजकल काफी अलग अलग केसेस भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन साइबर कोऑर्डिनेट सेंटर जो है, जो 6,94,424 कंप्लेंट्स थी जो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड थी 2022 में, तो FIR केवल 2.6% केसेस में ही रजिस्टर हुई, बाकी केसेस में FIR भी रजिस्टर नहीं हुई। तो ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस दिखाता है बोथ पब्लिक का एंड पुलिस का, दोनों। सो व्हाट इज दिस AEPS? तो जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स है ये एक बैंक लेड मॉडल है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस या ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो पॉइंट ऑफ सेल होता है या माइक्रो ATMs होते हैं, जनरली आप छोटी छोटी शॉप्स देखते हैं वहां पे वो बोर्ड लगा के रखते हैं कि आधार से आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाएगा। सो ये एक माइक्रो ATM की तरह या एक पॉइंट ऑफ सेल की तरह वर्क करते हैं थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक, और ये आधार ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं पैसे निकालने, लेन देन के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। एक इसमें ये ड्रॉबैक है कि इसमें OTP नहीं चाहिए। तो OTP नहीं चाहिए, देन बैंक अकाउंट इट डज नॉट नीड OTP, बैंक अकाउंट डिटेल भी इसमें नहीं चाहिए,
और भी कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं चाहिए, इसमें बस आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है। तो अगर आपका आधार तो वैसे भी इजीली क्लोन हो जाता है, अगर फिंगरप्रिंट भी क्लोन हो जाता है तो इसमें फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यूजर के फोन पर ओटीपी तक नहीं आता है कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं। केवल बैंक नेम चाहिए, आधार नंबर चाहिए और फिंगरप्रिंट चाहिए, जो आधार एनरोलमेंट के टाइम आपने दिया था। ये सफिशिएंट है अगर आपको कोई फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो। ये एनपीसीआई के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। बाकी इंडिया में जितने भी जैसे रुपए हैं या और भी कार्ड वगैरह हैं जो पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम्स हैं, वो इसी के अंडर होते हैं। ये एक अम्ब्रेला बेसिकली एक सेट है। सो दिस इज इट। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ये सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये कैश ट्रांसफर्स को और ज्यादा फैसिलिटेट कर देगा। बैंक अकाउंट जो है ये इंटरऑपरेबिली भी ये थ्रू एटीएम या पॉइंट ऑफ सेल या किसी भी एटीएम के उससे इनको रेगुलेट किया जा सकता है। सो ये एईपीएस सिस्टम का बेनिफिट था। Now we have our mains prelims practice question. So consider the following statements. Aadhaar is a 10 digit for kids and 12 digits for adults unique identity number. Second, it is mandatorily obtained by the citizens of India and resident foreign nationals who have spent 182 days in the last 12 months. So which of the statements above is are correct? I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So the Indian government has recently allowed 22 private companies to use Aadhaar to verify their customers. This move is aimed at facilitating digital transactions and reducing fraud. However, it also raises some challenges and concerns regarding data privacy and security. How can the government ensure that Aadhaar data is not misused or leaked by these private entities? What are the benefits and risks of expanding Aadhaar scope to the private sector? So this question is here. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realistic for your better preparation.